हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट अप आईएएस। आज हम आप लोगों के साथ, जैसा कि सभी को पता है कि हरियाणा पीसीएस का एग्जाम जो है वो आ गया है और आज कल से ही 1 दिसंबर से इसके फॉर्म्स फिल आउट होने जो है शुरू हो जाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा फ्रेंड्स, वो बेसिकली हरियाणा जीके का रहेगा और इसमें इस पूरी सीरीज में हरियाणा जीके की मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा जीके कवर कराऊंगी। किस हिसाब से हरियाणा जीके जो है हम कवर अप कर सकते हैं, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको मैं वेटेज की बात बता दूं, यहाँ पे वेटेज अगर मैं बात करूं तो हरियाणा जीके की वेटेज एचसीएस में 4 to 5 क्वेश्चंस रहती है। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन अकेले स्टैटिक हरियाणा जीके से पूछे जाते हैं। तो कोई भी हरियाणा का एग्जाम है, आपका एचएसएससी का एग्जाम है, ठीक है, या फिर आपका हरियाणा सीईटी है, ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम है आपका, तो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इस पूरी सीरीज के साथ एंड तक बने रहें और अपना इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। सीरीज का हरियाणा जीके का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं पूरी ट्राई करूंगी कि इस पूरी सीरीज में आपको वो सारे क्वेश्चंस पूरे अच्छे तरीके से जो है कवर अप कराए जाएं। सीरीज शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको नेक्स्ट अप आईएएस के बारे में दे देती हूँ। नेक्स्ट अप आईएएस एकेडमी अंबाला कैंट में है और ये एकेडमी यूपीएससी, एचसीएस, एचएसएससी, सीईटी, हरियाणा पुलिस, तहसीलदार पटवारी, जितने भी एग्जाम हरियाणा के होते हैं और या फिर यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी है, वो सारी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको यहाँ पे। हर एक तरीके का स्टडी मटेरियल, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपने करनी हो, यहाँ पे आपको अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ एक वेल क्वालिफाइड अच्छी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आपको प्री प्लस मेंस दोनों तरीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। प्री और मेंस की दोनों तरीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पे करवाई जाती है। प्री और मेंस के लिए जो अच्छे मॉक टेस्ट हैं या फिर इंटरव्यू गाइडेंस है, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल बैंकिंग की तैयारी कराई जाती है। सीडीएस इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, जितने भी एग्जाम्स इनके अंडर निकलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फाउंडेशनल बैचेस फॉर जीके फॉर स्टूडेंट्स, देखो आपके बच्चों के लिए जितने भी फाउंडेशनल बैचेस हैं, जीके के फाउंडेशनल बैचेस हैं, जो भी करंट न्यूज है या फिर स्टैटिक जीके है, आपके बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि आजकल एक जागरूक नागरिक बनने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और रिसेंटली हमने हरियाणा पीसीएस के लिए, हरियाणा एचसीएस के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। ये क्रैश कोर्स जो है 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, इसके लिए ऑफर्स हमारी एकेडमी ने निकाले हैं। ऑफर्स में सिर्फ 12,000 फीस के साथ आपको सारा प्री का सिलेबस जो है यहाँ पे कवर अप कराया जाएगा। प्री आपको पता है 11 फरवरी को प्री है और सारा सिलेबस यहाँ पे आपको कवर अप कराया जाएगा विद स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे चैनल के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए कोर्स के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में, तो ये स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की हरियाणा जीके की सीरीज कि किस हिसाब से हरियाणा जीके जो है इस टाइम पे आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। हर एक एग्जाम हरियाणा का यहाँ पे आप डेफिनेटली इस सीरीज से कवर कर सकते हो हरियाणा जीके के लिए। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा बना कैसे। आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा का फाउंडेशन डे जो मनाया जाता है दैट इज 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। और हर साल हम 1 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं, हरियाणा डे के रूप में बनाते हैं। तो ये जो हरियाणा इंडिया के मैप में आपको दिखता है, इस हरियाणा को कैसे बनाया, क्या हिस्ट्री रही है बनाने की, वो सारी हिस्ट्री आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो सबको पता है कि ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर और ब्रिटिशर्स ने ही कैसे हरियाणा की फॉर्मेशन की जो मतलब एक तरीके से सीढ़ियां हैं, उनको कैसे इस्टेब्लिश किया। देखो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हरियाणा वाला जो एरिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा वाले एरिया को किससे एक्वायर किया, किसने ब्रिटिशर्स को बेचा। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को, लिखते जाएं फ्रेंड्स, साथ के साथ इनको नोट करते जाएं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1803 में, 1803 में महाराष्ट्र के सिंधियाज ने इसको बेच दिया था। सिंधियाज, महाराष्ट्र के सिंधियाज ने हरियाणा वाला एरिया जो है
वो डील करके ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और इस विलेज का नाम था जहाँ पे ये सिंधियास थे, सुरजी अंजन विलेज। ये विलेज का नाम बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सुरजी अंजन विलेज। ये विलेज जो है यहाँ से इन्होंने जो है संधि करी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और ब्रिटिशर्स के साथ संधि करके 1803 में इन्होंने उस गांव के जरिए जो है सिंधियाज ने हरियाणा वाला एरिया जो है ब्रिटिशर्स को सौंप दिया 1803 में। और उस टाइम पे इतने छोटे एरिया को ब्रिटिशर्स अपने आप गवर्न ना करके इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस एरिया को हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर मिला दिया, जो आज का आपका एरिया है यूपी और अवध वाला एरिया। यूपी और अवध वाले एरिया के अंदर 1803 में ब्रिटिशर्स ने इसको मिला दिया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कहाँ से एक्वायर किया हरियाणा वाले एरिया को। तो महाराष्ट्र के सिंधियाज ने इसको ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। और कौन से विलेज से सौंपा था, सुरजी अंजन विलेज से। ये लोग महाराष्ट्र में सुरजी अंजन विलेज में इस टाइम पे थे और इन्होंने हरियाणा वाले एरिया का सौदा ब्रिटिशर्स के साथ कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसको एनडब्ल्यूपी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जो आज का हमारा यूपी और अवध वाला एरिया है, इस एरिया के साथ मिला दिया। ठीक है, इसके बाद जो है 1803 से लेके 1857 तक किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे अदला बदली नहीं करी गई। 1803 से लेके 57 तक, 1857 की क्रांति तक ये हरियाणा वाला एरिया जो है इसी का पार्ट बना रहा, एनडब्ल्यूपी का पार्ट बना रहा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो यहाँ पे 1857 की जो रिवॉल्ट है, बहुत फेमस रिवॉल्ट है, सबको पता है, 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। रिवॉल्ट में देखो, रिवोल्ट में सबसे पहले ये रिवोल्ट जो है 1857 की, ये हमारे हरियाणा से ही शुरू होनी थी। ठीक है, हरियाणा से शुरू होनी थी। और लेकिन यहाँ पे अंबाला से ये क्रांति शुरू होनी थी हरियाणा में। लेकिन एक जिस कहते हैं ना कि कॉन्स्पायरर, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे थे, खुफिया जानकार ब्रिटिशर्स के भी बहुत सारे थे। देखो उन्होंने जो है यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह की कॉन्स्पिरेंसी की वजह से ब्रिटिशर्स को सारी भनक लग गई कि हरियाणा के अंबाला में उनके खिलाफ जो है एक क्रांति, एक रिवोल्ट चलने जा रही है, जिसको ब्रिटिशर्स ने ऑटोमेटिक उसी टाइम पे दबा दिया था। तो आपने इस बंदे का नाम याद रखना है, श्याम सिंह। ठीक है, श्याम सिंह के जो है बेवकूफी के कारण ये रिवोल्ट हरियाणा में अंबाला में नहीं हो सकी, और इनके कारण जो है ये रिवोल्ट को उसी टाइम पे दबा दिया गया। इसके बाद देखो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये रिवोल्ट फिर शुरू कहाँ से हुई। 1857 की क्रांति तो हुई थी ना, कहाँ से शुरू हुई क्रांति। देखो रिवोल्ट हमारी शुरू हुई थी, फिर उसके बाद 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, और मेरठ से किसने इसको शुरू किया था, सिपॉयज ने, सैनिकों ने शुरू किया था इसको। सिपॉय म्यूटनी इसको बोला जाता है, सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी का मतलब है कि किस हिसाब से सैनिकों ने क्रांति को एक जन्म दिया, और वो किस हिसाब से ब्रिटिशर से मतलब उनको अलगाव था, कि वो खुश नहीं थे उनकी पॉलिसी से। बहुत सारे 1857 की क्रांति के कारण थे। वो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है थोड़ा सा। उसमें जैसे कि उनको रिलीजन के नाम पे बहुत सारे ऐसे मतलब डिफरेंसेस थे ब्रिटिशर्स के साथ, या फिर खान पान के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे सिपॉइज को बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस थे। उनको एक लो क्रिएचर के रूप में ट्रीट किया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण ये रिवोल्ट हुई 1857। ठीक है, आप सभी को पता है कि 1857 की रिवोल्ट में कौन से मुगल शासक को हमने जो है अपना एम्पिरर घोषित कर दिया था, इंडिया का एम्पिरर कौन से मुगल शासक को घोषित किया था हमने, सबको पता है ये नाम, इसका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इनको हमने जो है इंडिया का एम्पिरर घोषित कर दिया था। इस बात से ब्रिटिशर्स चिढ़ गए कि हमने जो है एक मुगल को किस हिसाब से इंडिया का ऐसा एम्पिरर घोषित कर दिया, जिनको मतलब किसी तरीके के, देखो बहादुर शाह जफर उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो आप कैसे किसी दूसरे को जो है यहाँ पे एम्पिरर घोषित कर सकते हो। तो हमने जो है इनको एम्पिरर घोषित कर दिया। और 1857 की रिवोल्ट के लिए ब्रिटिशर्स जो है हमेशा से ही
मुस्लिम जो डोमिनेटिंग जो सोसाइटीज थी या फिर मुस्लिम जो लोग थे उनको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल समझते थे। और 1857 की क्रांति के बाद बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने जो है मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बहादुर शाह जफर का नाम याद रखना है। आप देखो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को खतरा हो गया कि एनडब्ल्यूपी, जिसमें हरियाणा को 1803 में ब्रिटिशर्स ने मिलाया था, कि एनडब्ल्यूपी वाला जो एरिया है, कि हरियाणा वाला एरिया, ये दोनों मिलके बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो 1858 में ब्रिटिशर्स ने एनडब्ल्यूपी से हरियाणा को अलग कर दिया, हरियाणा वाले एरिया को अलग कर दिया एनडब्ल्यूपी से 1858 में। याद रखना है 1803 में महाराष्ट्र वालों ने, सिंधियाज ने 1803 में ईआईसी को दे दिया, सौंप दिया हरियाणा को। और 1858 में ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को एनडब्ल्यूपी से अलग करके किसमें मिला दिया, पंजाब वाले एरिया में मिला दिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा पंजाब का पार्ट कब बना था, 1858 में, आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट 1857। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि क्या पंजाबियों को यहाँ पे दिक्कत नहीं थी कि भाई ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल कर रहे हैं, मतलब एनडब्ल्यूपी से तो उनको डर लग रहा था ब्रिटिशर्स को, और पंजाब से नहीं डर लग रहा था। तो यहाँ पे देखो आंसर इस बात का ये है, बहुत सारे उस टाइम की जो पंजाब रियासत थी, पंजाब रियासत ने 1857 की रिवोल्ट में जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। इन्होंने रिवोल्ट के जो मतलब एक तरीके से कॉजेज हैं उनको ना पहचान के, अपनी कंट्री का साथ ना देके, इन्होंने किसका साथ दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। क्यों साथ दिया था, क्या रीजंस थे पंजाब के ऐसे कदम उठाने पे, तो वो हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से रीजंस थे, जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में ये रीजंस बताए मेरे को कि क्या क्या रीजंस थे कि पंजाब ने उस टाइम पे 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या रीजंस थे। देखिए सबसे पहले जो मैं रीजंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो रीजंस आपने नोट करते जाना है। सबसे पहला रीजन था कि अंग्रेजों ने पंजाबियों को भड़काया, पंजाब सूबे के लोगों को भड़काया कि जो फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी, फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी को जो है मुगल्स ने मारा है। और उसके बाद दूसरा कारण था, इन्होंने बताया कि नाइन्थ गुरु तेग बहादुर जी, नाइन्थ गुरु तेग बहादुर जी जो है, इनको भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, सॉरी मुगलों ने जो है मारा है। ठीक है, तेग बहादुर जी को भी और अर्जुन देव जी को भी, दोनों को मुगलों ने मारा है। और लेकिन 1857 की रिवोल्ट का मैंने अभी बताया आपको कि किसको एम्पीरियर घोषित कर दिया था, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को एम्पीरियर घोषित कर दिया था। तो इसी वजह से जो पंजाबी थे वो इस बात से चिढ़ गए कि क्यों एक मुगल को जो है एम्पीरियर घोषित कर दिया, क्योंकि मुगलों ने उनके गुरुओं को मारा था। वो रिलीजन के बेस पे खेले यहाँ पे, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रिलीजन के बेस पे खेली पंजाबियों के साथ। ठीक है, तो उनको हरियाणा को पंजाब में मिला के फिर वो डर खत्म हो गया कि हरियाणा और पंजाब दोबारा से कोई टर्मोइल क्रिएट करेंगे, तो उन्होंने एक तरीके से वीक बना दिया हरियाणा को 1858 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने ये चीजें याद रखनी है कि 1858 के बाद जब से पंजाब और हरियाणा एक हुए, तो उसके बाद से हरियाणा फिर अलग कैसे हुआ, कैसे डिमांड्स उठी, किस हिसाब से जो है, कब कब ये डिमांड्स उठी कि हरियाणा और पंजाब को अलग हो जाना चाहिए, ये डिमांड्स कब कब उठी हैं। देखो सबसे पहली डिमांड जो है, नोट करते जाना है इसकी सीरीज को, सबसे पहले डिमांड जो है 1925 में उठी है। 1925 में सबसे पहले डिमांड उठी कि कैसे हरियाणा और पंजाब को अलग करना चाहिए। किसने डिमांड उठाई, फर्स्ट टाइम, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये डिमांड किसने उठाई कि हरियाणा और पंजाब को अलग हो जाना चाहिए। ये डिमांड सबसे पहली बार फर्स्ट मुस्लिम लीग मीटिंग, फर्स्ट मुस्लिम लीग मीटिंग, ये मीटिंग हुई थी हमारी दिल्ली में, फर्स्ट मुस्लिम लीग मीटिंग दिल्ली में, ये मीटिंग हुई थी 1925 में। और वहां पे पीरजादा मोहम्मद, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इन्होंने ये बात उठाई थी कि किस हिसाब से इंडिया में जो है वो पंजाब और हरियाणा को अलग कर देना चाहिए। पीरजादा मोहम्मद ने ये बात उठाई थी हरियाणा और पंजाब को अलग करने की। याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहली बार ये डिमांड उठी थी कि पंजाब और हरियाणा को अलग कर देना चाहिए, फर्स्ट मुस्लिम लीग मीटिंग इन दिल्ली, जिसमें ये बात किसने कही, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने ये बात कही, 1925 की ये बात है। उसके बाद जो सेकंड जो हमारी डिमांड उठी है दैट इज 1928,
1928 में दूसरी बार ये मांग उठी 1928 में कि किस हिसाब से जो है हरियाणा पंजाब को अलग करना चाहिए। किसने ये बात उठाई 1928 में? यहाँ पे 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टीज की मीटिंग हुई। कौन कौन सी पार्टीज थी उस टाइम पे? सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस थी, ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग था, उसके बाद जैसे हिंदू महासभा थी, ठीक है, और दलित समाज की जो पार्टीज थी, ठीक है, उन सभी पार्टीज ने जो है यहाँ पे मांग उठाई कि किस हिसाब से जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है हरियाणा और पंजाब को अलग कर देना चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए कि फेवर में कौन कौन था कि भाई हरियाणा पंजाब अलग हो जाना चाहिए। फेवर में कौन कौन था, नोट करते जाएं इसको। महात्मा गांधी फेवर में थे, ठीक है, और आपके जिन्ना फेवर में थे। जिन्ना के बाद जो है हमारे सर छोटू राम ये भी हमारे फेवर में थे कि हरियाणा पंजाब को अलग कर देना चाहिए। पंडित नेकी राम ये भी इसी फेवर में थे। पंडित नेकी राम शर्मा, ठीक है, आसफ अली ये भी इसी बात के फेवर में थे कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाए। इसके बाद देखो ये तो हो गए फेवरेबल्स, लेकिन इसके अपोजिट में कौन थे जो ये चाहते थे कि नहीं अलग नहीं होने चाहिए हरियाणा और पंजाब? हिंदू महासभा, ये नहीं चाहते थे कि हरियाणा पंजाब अलग हो। हिंदू महासभा, इसके बाद जनसंघ पार्टी के बाद आर्य समाज, ये सारे लोग नहीं चाहते थे कि हरियाणा और पंजाब किसी भी तरीके से अलग हो। तो आपने इनको नोट कर लेना है कि कौन कौन फेवर में थे और कौन कौन इसके फेवर में नहीं थे। तो सबसे पहले फेवर्स में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फेवर में थे महात्मा गांधी और जिन्ना, इसके बाद सर छोटू राम, पंडित नेकीराम शर्मा और आसफ अली। इसके बाद मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन अपोजिशन में थे। अपोजिशन में यहाँ पे थे हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी और आर्य समाज, ये सभी जो है इसके अपोजिशन में थे, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके बाद तीसरी बार जो है वो कब ये डिमांड उठी, तीसरी बार की डिमांड हमें पता होनी चाहिए। तीसरी बार ये डिमांड उठी है 1931 में। तीसरी बार डिमांड किसने उठाई? 1931। देखो फ्रेंड्स टाइम याद रखना है आपने, 30, 31, 32 क्या टाइम है ये है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का टाइम, ठीक है। तो 31 में कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में इंडिया के बिहाफ पे हरियाणा और पंजाब को अलग करने की बात उठी। 1931 की बात है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ये बात है। उसके बाद 1932 में एक नेशनलिस्ट लीडर, मतलब एक तरीके से देश को बचाने वाले जिनको बोला जा सकता है, एक राष्ट्रवादी नेता ने ये बात उठाई जिनका नाम था देश बंधु गुप्ता। इन्होंने ये बात उठाई कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर देना चाहिए। देश बंधु गुप्ता, तो आपको पता होना चाहिए 1925, 28, 31 और 32, 4 टाइम्स, ठीक है। 4 बार ये मांग हो गई आपके आजादी से पहले, ठीक है। आजादी से पहले 4 बार ये मांग हो गई कि किस हिसाब से हरियाणा और पंजाब को अलग करें। अब देखो हरियाणा पंजाब पता है आपको 66 में अलग हुए हैं, तो अभी तो अलग होने का कोई सीन बना नहीं है यहाँ पे 32 तक। और 32 के बाद 1947 तक ये मांग जो है बिल्कुल दब गई। क्यों दब गई? क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ा क्वेश्चन पंजाब हरियाणा को अलग करना नहीं था। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि किस हिसाब से आजादी ली जाए, किस हिसाब से इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए, इंडिया को लिबरेट करवाया जाए ब्रिटिशर्स से, ठीक है। स्वतंत्रता उस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपको पता है बहुत ज्यादा कितने मिशंस चले हैं, कितने जैसे आपके भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें चली हैं जिसके बाद जो है भारत आजाद हुआ। कब? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। और उसके बाद मास्टर तारा सिंह 1948 में, अब देखो आपने याद रखना है 32 से 47 के बीच में कभी भी कोई भी डिमांड नहीं उठी। क्वेश्चन था भारत की आजादी और जो हरियाणा के और पंजाब के अलग होने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। 48 में मास्टर तारा सिंह ने ये कहा कि हमें पंजाबी सूबे का निर्माण करना है। पंजाबी सूबे से भी बड़ा एक राज्य चाहिए हमें जिसको हम सिख राज्य बोल सकें, ठीक है, सिख राज्य, सिख स्टेट बोल सकें। तो सिख राज्य, अगर देखो हमारी कंट्री में आपको पता है
कि किसी भी हिसाब से हम धर्म के उस पे नहीं चलते, हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। अब स्टेट रिलीजन नहीं है तो मतलब ये तो सिख राज्य मांग रहे थे, सिख राज्य मतलब सिखिज्म से रिलेटेड, तो रिलीजन के नाम पे ये डिमांड कर रहे थे मास्टर तारा सिंह 1948 में। तो रिलीजन के नाम पे डिमांड कर रहे थे, और उस टाइम पे पता है आपको डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा, जो आज की डेट में भी है डाइवर्सिटी तो इंडिया में, और उस टाइम पे मतलब नए नए आजाद हुए थे हम, तो भारत के टुकड़े होने के चांस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो इसी डर की वजह से जो है, या फिर मैं कहूँ कि संविधान की वैल्यूज के हिसाब से जो हम उस टाइम पे संविधान बना रहे थे, तो उस हिसाब से जो है नेहरू जी ने जो है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, मास्टर तारा सिंह की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि हम किसी भी हिसाब से सेकुलरिज्म को इग्नोर करते हुए रिलीजन के बेस पे स्टेट का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। तो 48 की डिमांड रिजेक्ट हो गई, किसकी? मास्टर तारा सिंह की। किसने डिमांड रिजेक्ट करी है? नेहरू जी ने डिमांड रिजेक्ट करी है। और मास्टर तारा सिंह का ना एक बहुत ही फेमस पेपर भी इनके रिलीज करते थे, पेपर था इनका अजीत के नाम से, याद रखना है, मास्टर तारा सिंह का पेपर था ये अजीत के नाम से, जिसके थ्रू इन्होंने बहुत ज्यादा इस बात को फैलाया दुनिया में कि भाई हम किस हिसाब से जो है वो पंजाब और हरियाणा को अलग करना चाहते हैं, तो इंडिया में फैला दिया इस बात को अजीत पेपर के दम पे, ठीक है। उसके बाद 1949 में हमारे जो है पंजाब एरिया के सीएम बने भीमसेन सच्चर, भीमसेन सच्चर, भीमसेन सच्चर आपने याद रखना है, 1949 की बात थी। और भीमसेन सच्चर जो है सेकंड सीएम बने थे। फर्स्ट सीएम कौन बने पंजाब वाले एरिया के? फर्स्ट सीएम थे गोपीनाथ भार्गव, गोपीनाथ भार्गव, ये फर्स्ट सीएम थे। सेकंड सीएम बने आपके भीमसेन सच्चर, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया सच्चर फॉर्मूला के नाम से। और ये सच्चर फॉर्मूला कब आया? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1949 को ये फॉर्मूला आया, सच्चर फॉर्मूला, याद रखना है आपने, डेट याद रखनी है, सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला जो है 1 अक्टूबर 1949 को आया। और इस फॉर्मूले में क्या बोला गया? इस फॉर्मूले में ये बोला गया कि जो अंबाला से ऊपर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है अंबाला से ऊपर वाला एरिया, इधर वाला एरिया, इस एरिया को जो है अलग करके बना दिया जाए पंजाबी सूबा। क्या बना दिया जाए? पंजाबी क्षेत्र, या फिर पंजाबी जिसको हम बोल सकते हैं अंबाला से ऊपर वाला पंजाबी सूबा, या फिर पंजाबी क्षेत्र की जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। और अंबाला से नीचे वाला एरिया जो है उसको बना दिया जाए हिंदी क्षेत्र, हिंदी एरिया या फिर हिंदी क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाली बेल्ट हिंदी बेल्ट और ये वाली बेल्ट पंजाबी बेल्ट। इन्होंने क्या कहा कि आप कैसे इसको अलग कर सकते हो? इसको अलग कर सकते हो आप एजुकेशनल बेसिस पे। जैसा कि अगर ये ऊपर वाला एरिया मैं ये वाला एरिया लगाऊं, पंजाब वाला एरिया, इधर वाला एरिया लगाऊं मैं, तो एजुकेशनल बेसिस पे पंजाबी को आप फर्स्ट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दीजिए और हिंदी को सेकंड। लेकिन जो ये नीचे वाला एरिया है, ये कैथल करनाल वाला एरिया, रोहतक वाला एरिया, नीचे वाला जो एरिया है, इस एरिया को आप हिंदी क्षेत्र डिक्लेयर करके हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज बना दें, और जो पंजाबी है उसको सेकंड लैंग्वेज बना दें। लेकिन ये भी आपका लोगों ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया, और ये भी आपका फोर्स में नहीं आ सका सच्चर फॉर्मूला, ठीक है। 1 अक्टूबर 1949 को ये सच्चर फॉर्मूला आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट बना दैट इज 1953 में, एक आपको पता है आंध्र प्रदेश में भी अलग होने की जो है मूवमेंट चली हुई थी। आपको यहाँ पे याद रखना है पी रामुल्लू, पी रामुलु, पोटी श्री रामुलु, इनका नाम आपने याद रखना है। आंध्रा के लीडर थे ये। 56 डेज की भूख हड़ताल के बाद जो है इनकी जान चली गई थी आंध्रा में, पी रामुलु की। और इसके बाद जो है हमारी सरकार ने 1953 में एक कमीशन बनाया जिसका नाम था फैजल अली कमीशन, फैजल अली आयोग। इस फैजल अली आयोग में 3 मेंबर्स थे, आपने तीनों का नाम याद रखना है। फैजल अली, सबसे पहले फैजल अली, दूसरे थे के एम पानीकर, के एम पानीकर, और तीसरे मेंबर थे यहाँ पे एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू। फैजल अली, के एम पानीकर, एच एन कुंजरू।
ठीक है, ये तीनों मेंबर्स थे हमारे इस टाइम पे फैजल अली आयोग के मेंबर्स। इन्होंने देखो जो है बहुत ही अच्छा काम किया, और इन्होंने क्या कहा कि अगर इंडिया में शांति बनाए रखनी है तो 1956 में इन्होंने रिपोर्ट दी और कहा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और इन्होंने भी वही मतलब जो एक तरीके से रिपोर्ट्स दी कि भाई किस हिसाब से जो है स्टेट्स को अलग अलग किया जाए। देखो इस आयोग की रिकमेंडेशन पे हमारी कंट्री में 14 स्टेट्स बनाई गई, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाए गए। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है रिकमेंडेशन अलग दी थी। इन्होंने बोला था कि 16 स्टेट्स बनाए जाएं और 3 यूटीज बनाए जाएं, लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 14 स्टेट्स बनाई और 6 यूटीज बनाई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही पंजाबी और ये हिंदी क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी पंजाब और हरियाणा नहीं बना। ठीक है, और 1956 में दोबारा से एक बार पंजाब के सीएम बने प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो। देखो इन्होंने डिमांड को बिल्कुल खत्म कर दिया। इन्होंने किसी भी हिसाब से जो डिमांड है उसको ऊपर नहीं आने दिया। वो इसी वजह से ऊपर नहीं आने दिया प्रताप सिंह कैरो ने डिमांड को, क्योंकि इनको लगता था कि इलेक्शन में वोटिंग जो काउंट है वो कम हो जाए, या फिर किसी भी पॉलिटिक्स के बेसिस पे जो है इन्होंने इस डिमांड को आगे नहीं आने दिया और इस डिमांड को उभरने नहीं दिया, कमेटी को उभरने नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद 1960s में संत फतेह सिंह ने जो है, संत फतेह सिंह, इन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी कि भाई हमें जो है पंजाब हरियाणा को अलग करना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद इन्होंने, जैसे इनके साथ मास्टर तारा सिंह भी स्ट्राइक पे बैठे, दोनों स्ट्राइक पे बैठे और संत फतेह सिंह को उठा दिया। उसके बाद मास्टर तारा सिंह स्ट्राइक पे रहे। ठीक है, तो मास्टर तारा सिंह के बाद जो है 48 डेज के बाद ये अनशन मतलब टूट गया और ये डिमांड को पूरा नहीं किया जा सका। ठीक है, तब भी ये डिमांड पूरी नहीं हुई। 1965 में एक बार फिर से संत फतेह सिंह जो है दोबारा से इस डिमांड पे बैठ गए कि भाई अगर मेरी डिमांड जो है 15 डेज के अंदर अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर मेरी डिमांड को नहीं माना गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपने टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। 65 1965 की टाइमिंग्स है। 1965 की जो टाइमिंग है आपने इसको इस तरीके से याद रखना है कि 65 में देखो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी। इंडिया और पाकिस्तान वॉर। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान वॉर के टाइम पे अब देखो अपनी कंट्री में आप क्लेश करके बैठ जाओगे तो वो तो फिर आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी ने जो है संत फतेह सिंह को समझाया कि आप यहाँ से हंगर स्ट्राइक से और इस स्ट्राइक से उठ जाएं, और इसके बाद हम वॉर के बाद देखते हैं कि भी किस हिसाब से जो है ये सारी चीजें होनी है। ठीक है, तो लेको देखो लड़ाई में हम जीत गए थे। 1965 की वॉर जो है हम जीत गए और संत फतेह सिंह जो है दोबारा से शुरू हो गए कि भाई मेरी डिमांड जो है वो मानी जानी चाहिए। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे जो गुलजारी लाल नंदा जी उस टाइम के होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट 1965 में इन्होंने एक कमेटी बनाई। 23 सितंबर 1965 को एक कमेटी बनाई। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में जो थर्ड लोकसभा स्पीकर थे, लोकसभा स्पीकर, थर्ड लोकसभा स्पीकर जिनका नाम था हुकुम सिंह, हुकुम सिंह के नाम से ये कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम हुकुम सिंह के नाम पे ही रखा गया। थर्ड लोकसभा स्पीकर थे ये हुकुम सिंह। 23 सितंबर 1965 को गुलजारी लाल नंदा जो हमारे होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने जो है इस कमेटी को बनाया और हुकुम सिंह को बोला कि भाई आप जो है क्या काम करो, आप पंजाब और हरियाणा को अलग करने का एक फॉर्मेट बनाओ कि किस हिसाब से क्या करना चाहिए। इस कमेटी ने बताया कि हमें क्या काम करना होगा। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का निर्माण करना होगा। ये कमीशन के गठन के बाद जो है तभी हम रिकमेंड कर पाएंगे कि किस हिसाब से क्या होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 23 अप्रैल 1966 को एक सेमी कमीशन बना। सेमी कमीशन, सेमी आयोग जिसको बोल सकते हैं आप, सेमी कमीशन। इस कमीशन में 3 मेंबर्स थे, जेसी शाह, जेसी शाह, एमएम फिलिप, एमएम फिलिप एंड एस दत्त। ये 3 मेंबर्स थे, जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्त। तीनों मेंबर्स 1966 की बात है ये, 23 अप्रैल 1966 ये सेमी कमीशन बना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से कमीशन की अध्यक्षता में हरियाणा पंजाब अलग हुए हैं।
तो आपको पता होना चाहिए जेसी शाह कमीशन है जिसकी रिकमेंडेशन से हरियाणा और पंजाब अलग हुए हैं, ठीक है। और एमएम फिलिप हैं दूसरे मेंबर, एस दत्त हैं तीसरे मेंबर इस कमीशन के, ठीक है। तो इस कमीशन की रिकमेंडेशंस आई और इन्होंने बोला कि पंजाब हरियाणा को अलग करो, ठीक है। 23 अप्रैल 1966 को कमीशन बना और 31 मई 1966 को इनकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। रिपोर्ट बना दी इन्होंने और रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी। उसके बाद सितंबर में बिल पास हो गया, सितंबर 1966 में बिल पास हो गया हरियाणा और पंजाब को अलग करने का। और 1 नवंबर 1966 को जो है फॉर्मली हरियाणा और पंजाब अलग हो गए, दोनों अलग अलग स्टेट्स बन गए, ठीक है। तो ये हमारी पूरा लेक्चर रहा फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा के बारे में, किस हिसाब से हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 को। जितनी भी हिस्टोरिकल जो भी चीजें रही हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी हैं। 1 नवंबर 1966 को हम लोग पंजाब और हरियाणा अलग हो गए और हरियाणा 17th स्टेट बना कंट्री का, 17वीं स्टेट बने हम कंट्री की, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है हमारे हरियाणा की डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हरियाणा के जो 22 जिले हैं वो कैसे बने हैं। हरियाणा जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एचसीएस एग्जाम। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी जो है आपको चाहिए तो हमारे ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, स्क्रीन पे विजिबल है। हमारा क्रैश कोर्स हरियाणा पीसीएस के लिए शुरू हो चुका है, एचसीएस के लिए शुरू हो चुका है और उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। नेक्स्ट अप आईएएस हमेशा से ही डेडिकेटेड रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों को कोई भी हेल्प या जानकारी चाहिए किसी भी हिसाब से, उस चीज के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।